सबसे पहले कुछ बुनियादी आंकड़े जो पहले ही सवाल बन जाते हैं ना। हाँ बिल्कुल। तो नोट्स के हिसाब से उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और ये नंबर अपने आप में एक सवाल है। क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद। सही। लेकिन जनसंख्या के मामले में वो तो हम सब जानते हैं कि ये पहले नंबर पे है। और ये दोनों तथ्य अक्सर एक साथ पूछ ले जाते हैं। हाँ, ठीक है, अब आते हैं उन नंबरों पर जो अक्सर छात्रों को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, अक्षांश और देशांतर। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। हाँ, नोट्स में ये दिए गए हैं। अक्षांश है 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी, और देशांतर 77 डिग्री 03 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी। ये नंबर देखने में तो बहुत टेक्निकल लगते हैं। लगते हैं, पर ये सिर्फ रटने के लिए नहीं है। ये राज्य का पूरा नक्शा बताते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, अक्षांश का फैलाव देखिए, लगभग 8 डिग्री का है। ये हमें बताता है कि राज्य उत्तर से दक्षिण तक काफी लंबा है। ठीक है। इसका सीधा असर मौसम पर पड़ता है। जो उत्तरी तराई का इलाका है वो ठंडा और नम है, जबकि जो दक्षिणी पठारी इलाका है वो ज्यादा गर्म और सूखा रहता है। अच्छा, तो ये अक्षांश का फैलाव जलवायु में विविधता पैदा करता है। हाँ। और देशांतर का क्या? देशांतर का फैलाव है लगभग 7.5 डिग्री। ये पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई बताता है। इसका एक बहुत दिलचस्प नतीजा है। क्या? उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिले जैसे बलिया और सबसे पश्चिमी जिले जैसे शामली, इनके स्थानीय समय में लगभग आधे घंटे का फर्क आ जाता है। आधे घंटे का? हाँ, सूरज बलिया में आधे घंटे पहले उगता है। परीक्षा में भले ये सीधे ना पूछा जाए, पर यह समझ आपको दूसरे सवालों को हल करने में मदद करती है। ये तो वाकई दिलचस्प है। चलिए अब यूपी के फिजिकल स्ट्रक्चर मतलब भौतिक विभागों पर आते हैं। हाँ। अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश को एक तस्वीर की तरह देखें तो ये कैसा दिखेगा? बहुत अच्छा सवाल है। आप उत्तर प्रदेश को 3 अलग-अलग दुनियाओं की तरह सोच सकती हैं। 3 दुनियाएं? हाँ, जो एक के ऊपर एक रखी हैं। सबसे ऊपर नेपाल की सीमा से लगा हुआ एक पतला सा हरा और नमी वाला गलियारा, इसे कहते हैं तराई भाबर क्षेत्र, जिसमें पीलीभीत और लखीमपुर खीरी जैसे जिले आते हैं। नोट्स में लिखा है कि यहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है और बाढ़ भी आती है। सही, और इसी वजह से यहाँ की जमीन दलदली है। ये इलाका गन्ना और चावल की खेती के लिए मशहूर है। ठीक है। अब आइए बीच के हिस्से में, जो कि उत्तर प्रदेश का दिल है। गंगा यमुना का विशाल मैदान। बिल्कुल, ये राज्य का सबसे बड़ा और सबसे उपजाऊ हिस्सा है। यानी कि वो इलाका जहां हम में से ज्यादातर लोग रहते हैं और जहां सबसे ज्यादा खेती होती है। हाँ, इसे कृषि का आधार बताया गया है। ये मैदान गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ दोमट मिट्टी से बना है। इसे भारत का अन्न का कटोरा भी कहते हैं। सही कहा। और फिर आती है तीसरी दुनिया, दक्षिण में एक चट्टानी उबड़ खाबड़ पठार, जिसे दक्षिणी पठारी क्षेत्र कहते हैं, जिसमें बुंदेलखंड का इलाका आता है। नोट्स कहते हैं कि यहाँ की जमीन चट्टानी है, पानी की कमी है, लेकिन ये खनिजों से भरपूर है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये पठार असल में प्रायद्वीपीय भारत का ही एक हिस्सा है जो उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। अच्छा। यहाँ की जमीन खेती के लिए उतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए यहाँ के लोगों का जीवन ज्यादा संघर्षपूर्ण है। लेकिन इन्हीं चट्टानों के नीचे चूना पत्थर, बॉक्साइट जैसे खनिज दबे हुए हैं। और इसीलिए परीक्षा में ये सवाल बार बार आता है। कौन सा? कि बुंदेलखंड किस भौतिक क्षेत्र का हिस्सा है? बिल्कुल, और जवाब है दक्षिणी पठारी क्षेत्र। 1 मिनट, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो सोचते हैं कि यूपी एक सपाट मैदानी राज्य है, वो पूरी सच्चाई नहीं है। नहीं है। इसके उत्तर और दक्षिण में बिल्कुल अलग तरह के पहाड़ी और पठारी इलाके भी हैं। और यही वो बारीकियां हैं जो परीक्षा में आपको दूसरों से आगे ले जाती हैं। ये 3 विभाग ही पूरे उत्तर प्रदेश की कहानी तय करते हैं। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जिसने इस प्रदेश को बनाया है, यहाँ की नदियां। नोट्स में इस सेक्शन को सबसे महत्वपूर्ण कहा गया है। और सही भी है। शुरुआत गंगा नदी से करते हैं। जी। गंगा उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा है। ये सिर्फ एक नदी नहीं, एक पूरा सिस्टम है। जब ये उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलकर यूपी में प्रवेश करती है तो अपने साथ कई सहायक नदियों को जोड़ती है, जैसे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। ये नदियां ही वो उपजाऊ मिट्टी लाती हैं जिससे पूरा मैदान बना है। यमुना की बात करें तो ये यमुनोत्री से निकलती है
और प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है, पर नोट्स में इसकी सहायक नदियों पर बहुत जोर है। चंबल, बेतवा, केन। यहाँ एक सीधा सवाल है जो कई बार पूछा गया है, केन और बेतवा किस नदी की सहायक नदियां हैं? हाँ, और ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नदियां एक खास भौगोलिक पैटर्न दिखाती हैं। क्या पैटर्न? चंबल, बेतवा, केन, ये तीनों नदियां हिमालय से नहीं बल्कि दक्षिण के पठार से निकलती हैं। अच्छा। और उत्तर की ओर बहकर यमुना में मिलती हैं। पर ऐसा क्यों? ज्यादातर नदियां तो हिमालय से दक्षिण की ओर आती हैं, ये उल्टी क्यों बहती हैं? बेहतरीन सवाल। ऐसा इसलिए है क्योंकि दक्षिणी पठार की जो ढलान है वो उत्तर की ओर है। मतलब पठार ऊंचा है और मैदान नीचा। बिल्कुल, तो पानी हमेशा ढलान की तरफ ही बहेगा। ये नदियां एक तरह से पठार और मैदान के बीच का पुल हैं। ये तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया। अब नोट्स में घाघरा और गोमती का भी जिक्र है। घाघरा को सरयू भी कहते हैं और ये बाढ़ के लिए जानी जाती है। हाँ। घाघरा नेपाल के ऊंचे पहाड़ों से बहुत तेजी से पानी लेकर आती है, इसलिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में हर साल बाढ़ का एक बड़ा कारण बनती है। और गोमती? वहीं गोमती नदी बहुत खास है। परीक्षा में अक्सर सवाल आता है कि गंगा की कौन सी सहायक नदी हिमालय से नहीं निकलती। तो इसका जवाब गोमती होगा। बिल्कुल, गोमती पीलीभीत की एक झील, फुलहर झील से निकलती है। ये एक मैदानी नदी है। और लखनऊ इसी के किनारे है। लखनऊ, जौनपुर जैसे बड़े शहर, ये छोटी छोटी बातें ही परीक्षा में निर्णायक साबित होती हैं। खास तरह की मिट्टी भी लाती हैं, तो जाहिर है मिट्टी भी अलग अलग होती होगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उत्तर प्रदेश की मिट्टी की कहानी असल में उसकी नदियों और भौतिक विभागों की ही कहानी है। गंगा यमुना के विशाल मैदान में मिलती है दोमट मिट्टी, एलुवियल सॉइल। हाँ, जो दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टियों में से एक है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्या, जहां बारिश थोड़ी कम होती है? वहां बलुई मिट्टी या सैंडी सॉइल का प्रभाव ज्यादा है। इस मिट्टी में पानी ज्यादा देर रुकता नहीं है, इसलिए यहां सिंचाई की जरूरत पड़ती है। और अब दक्षिण के पठारी इलाके में, यानी बुंदेलखंड, नोट्स के मुताबिक वहां काली मिट्टी मिलती है जो कपास के लिए मशहूर है। सही, इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ये लावा की चट्टानों से बनी है और इसमें नमी बनाए रखने की अद्भुत क्षमता होती है। इसीलिए कम बारिश के बावजूद यहाँ कपास और दालों की खेती हो जाती है। हाँ, और इसी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में, खासकर विंध्य क्षेत्र में, लाल मिट्टी भी पाई जाती है, जो ज्यादा उपजाऊ नहीं होती। नहीं, वो लोहे के ऑक्साइड की वजह से लाल होती है। इन नोट्स में एक पैटर्न बहुत साफ बताया गया है कि परीक्षाओं में मैच द फॉलोइंग वाले सवाल बहुत आते हैं। मिलान करने वाले, हाँ। एक तरफ मिट्टी का नाम और दूसरी तरफ क्षेत्र का नाम। बिल्कुल, तो बस ये याद रखना है। दोमट मध्य और पूर्वी मैदान, बलुई पश्चिमी मैदान, काली और लाल दक्षिणी पठार। ये 4 लाइनें एक सवाल पक्का कर सकती हैं। अच्छा, हमने जमीन और पानी की बात तो कर ली, पर इन सब के ऊपर मौसम का भी तो असर पड़ता होगा। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? यहाँ भी एक बहुत दिलचस्प बंटवारा है। वैसे तो पूरे प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी कहते हैं, मानसून वाली गर्मी। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा क्षेत्रीय अंतर है जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। क्या? पूर्वी उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तुलना में काफी ज्यादा बारिश होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बंगाल की खाड़ी से जो मानसून की हवाएं आती हैं, वो सबसे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसती हैं। जब तक वो पश्चिम तक पहुंचती हैं, उनकी काफी नमी खत्म हो चुकी होती है। और इसका सीधा असर खेती पर पड़ता होगा? बिल्कुल। पूर्वी यूपी चावल और गन्ने जैसी ज्यादा पानी वाली फसलों के लिए जाना जाता है, तो पश्चिमी यूपी गेहूं और सिंचाई पर आधारित खेती के लिए। मतलब एक ही राज्य में 2 अलग-अलग कृषि अर्थव्यवस्थाएं? हाँ, सिर्फ बारिश के इस फर्क ने ये बना दिया है। और इसी से प्राकृतिक आपदाओं का पैटर्न भी जुड़ा होगा, जैसे बाढ़, सूखा और शीतलहर। हाँ, ये भी सीधे भूगोल से जुड़ा है। ज्यादा बारिश और घाघरा जैसी नदियों के कारण बाढ़ मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश की समस्या है। और सूखा बुंदेलखंड का। हाँ, कम बारिश और पठारी जमीन के कारण सूखा बुंदेलखंड का सबसे बड़ा संकट है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो दिल्ली के पास है, सर्दियों में भयंकर शीतलहर चलती है। वाह, मतलब हर आपदा का एक तय पता है। अब वनों की बात करते हैं। नोट्स कहते हैं कि कुल वन क्षेत्र सिर्फ 6-7% जो काफी कम है। हाँ, ये चिंता की बात है। कृषि और जनसंख्या के दबाव के कारण ज्यादातर जंगल साफ हो गए हैं। जो बचे हैं वो कहाँ हैं? वो मुख्य रूप से तराई क्षेत्र में है, जहां ज्यादा बारिश होती है, और दक्षिण में सोनभद्र जैसे जिलों में। और इन्हीं जंगलों में हमारे महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य हैं।
जैसे कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये सवाल तो लगभग हर दूसरे एग्जाम में दिखता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हाँ, और इसका जवाब है लखीमपुर खीरी, जो तराई क्षेत्र में है। ये उत्तर प्रदेश का इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है। और एक चंद्रप्रभा अभयारण्य भी है। हाँ, वो चंदौली में है। वो प्रदेश का सबसे पुराना अभयारण्य है। ये दोनों नाम और इनके जिले याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जल्दी से खनिज संसाधनों पर आते हैं। नोट्स में साफ लिखा है कि उत्तर प्रदेश खनिजों के मामले में बहुत अमीर नहीं है। सही बात है। जो भी खनिज मिलते हैं वो लगभग सारे के सारे दक्षिणी पठारी क्षेत्र में ही मिलते हैं। क्योंकि खनिज चट्टानों में मिलते हैं, मैदानी मिट्टी में नहीं। बिल्कुल। तो कौन से प्रमुख खनिज हैं और कहाँ मिलते हैं? सबसे प्रमुख है चूना पत्थर, मतलब लाइमस्टोन, जो सोनभद्र और मिर्जापुर में मिलता है। और ये सीमेंट उद्योग का आधार है। सही। फिर है सिलिका या कांच बालू, जो प्रयागराज और मिर्जापुर में है। और बॉक्साइट, जिससे एल्यूमिनियम बनता है, वो बांदा और चित्रकूट में मिलता है। तो परीक्षा का सवाल यही होगा कि खनिज मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? और जवाब हमेशा होगा दक्षिणी पठारी क्षेत्र। अब कुछ विविध लेकिन महत्वपूर्ण तथ्यों पर आते हैं। नोट्स में एक पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। हाँ, ये नंबर 9 इतना जरूरी क्यों है? ये नंबर बताता है कि राज्य कितना बड़ा और विविध है। आप गोरखपुर में जो फसल उगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो नोएडा में भी उतनी ही अच्छी हो। अच्छा। मिट्टी, बारिश, तापमान में इतना अंतर है कि वैज्ञानिकों को राज्य को 9 अलग-अलग हिस्सों में बांटना पड़ा। हाँ। ये नंबर सीधे सीधे परीक्षा में पूछ लिया जाता है। और परिवहन के बारे में राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा एक खास जिक्र है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। गंगा नदी पर। हाँ, गंगा नदी पर, प्रयागराज से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश से गुजरता है, जो व्यापार के लिए बहुत अहमियत रखता है। ठीक है। और अंत में जनसंख्या, इसमें भी कोई भौगोलिक पैटर्न है? बिल्कुल है। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच एक बड़ा अंतर है। पश्चिमी यूपी, जो दिल्ली एनसीआर के करीब है, वहां शहरीकरण ज्यादा हुआ है। और औद्योगिकरण भी। हाँ, तो वहां जनसंख्या का घनत्व शहरों में ज्यादा है। और पूर्वी यूपी आज भी मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। वहां जमीन पर जनसंख्या का दबाव बहुत ज्यादा है। मतलब कम जमीन पर ज्यादा लोग। हाँ, जिससे प्रति व्यक्ति आय कम रहती है और गरीबी ज्यादा है। ये आर्थिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो हमने लगभग सारे जरूरी पहलुओं को छू लिया है। अगर हम इस पूरी चर्चा को कुछ सबसे जरूरी तथ्यों में समेटना हो तो वो क्या होंगे? एक तरह से अंतिम रिवीजन। चलिए कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। उत्तर में तराई, बीच में मैदान और दक्षिण में पठार। हाँ, ये 3 नाम और इनकी विशेषताएं। दूसरा किरदार होंगी नदियां, गंगा और उसकी सहायक नदियां, खासकर यमुना, घाघरा और गोमती। और ये याद रखना कि बेतवा और केन दक्षिण से आकर यमुना में मिलती हैं। सही। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण किरदार है मिट्टी। दोमट, काली, लाल और बलुई मिट्टी का उनके क्षेत्र के साथ मिलान। चौथा है वन्यजीव, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, लखीमपुर खीरी। इसे कभी नहीं भूलना है। और 5वां है खनिज, जो भी हैं दक्षिण के पठारी जिलों में ही हैं, खासकर सोनभद्र और मिर्जापुर। जलमार्ग 1 गंगा नदी पर। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो लगभग हर परीक्षा में किसी न किसी रूप में दिख ही जाते हैं। बिल्कुल, और ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। पठार है तो खनिज हैं, हिमालय है तो नदियां हैं, नदियां हैं तो मैदान है, और मैदान है तो दोमट मिट्टी है। सही। और बारिश का पैटर्न तय करता है कि फसल कौन सी होगी। इस पूरे कनेक्शन को समझना ही भूगोल को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है। और